न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस, एक तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेटा आपको ध्यान देना है। और जब हम इसको थोड़ा ब्रीफ कल्चर में चलते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की जब बात करते हैं तो चाहेंगे तो फिर यूरेनियम की भी बात करने लगे। यूरेनियम की बात करेंगे या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे तो फिर कुंडनकुलम की बात करेंगे, रिएक्टर्स की बात करेंगे, कहाँ से यूरेनियम हम खरीदते हैं उसकी भी बात करेंगे। और हमारा जो एक जो यूरेनियम को लेकर के वर्ल्ड स्ट्रेटजी है, या कहा जाए दुनिया के देशों के साथ जो हमारा एक सरोकार है, उसकी एक फिलॉसफी भी हमें समझ होनी चाहिए। एनएसजी का नाम आपने नहीं सुना है तो मैं बता दूं, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, नाम शब्द नहीं, उसको हटा दो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी बोल। एनएसजी में कुल 48 देश हैं, 48 कंट्री। इंडिया उसका हिस्सा नहीं, चाइना है, ठीक। और एनएसजी में भारत जाने के लिए बीते, मैं समझता हूं कि काफी वर्षों से प्रयासरत है। और जब से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, यह प्रयास बहुत बढ़ गया था। और इस प्रयास में बराक ओबामा जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तब यह प्रयास बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था कि भारत को भी इसमें लाया जाए। लेकिन एनएसजी में एक भी देश अगर विरोध करे, 48 में केवल एक देश भी विरोध करे, तो आप किसी दूसरे देश को नहीं ले सकते। और हमारा विरोधी कौन? चाइना नहीं चाहेगा। होता है एक एनएसजी में होने से आपके लिए एनर्जी वगैरह बनाना, यानी कि रिसोर्सेस उपलब्ध होना, मैकेनिज्म उपलब्ध होना आपस में से आसान हो जाता है। अब चूंकि आप उस ग्रुप से बाहर हैं, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं अपने लेवल पे ही क्रिएट करनी है। असल में जब पोखरण 2 हुआ, अब देखो इसका जो इंटेंसिव एनालिसिस है, ये यही चीजें हो जाती है। व्हाट इज इंटेंसिव एनालिसिस? चला गया वहां, कहाँ चला गया? जब पोखरण 2 हुआ अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में, हमने परमाणु बम का मई में परीक्षण किया था, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर, ठीक है। और हमारे परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी किया था परीक्षण, उसी मई के लास्ट में। हम बुद्ध मुस्कुराए थे, वो भी शुद्ध होने में लगा हुआ था कि हम भी किसी हाल में कम नहीं है, तेरी ऐसी तैसी। और पूरी दुनिया से हमारा नाता कट चुका था। पूरी दुनिया से नाता कटने के बाद हमारा जो एक्सटर्नल आदान प्रदान, लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, साझा समझ, ये सब एक प्रकार से खत्म हो गया। भारत एक टापू में बदल गया, जैसे उसके चारों तरफ पानी है और अकेला है। 2006 आते आते, 2006 आते आते जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर इसलिए बोलते हैं, उसका फादर भी प्रेसिडेंट रहा है 90s के टाइम में, जब उसने कुवैत का कब्जा किया, इराक का, उसी ने हमला किया था। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही था। 91 17 जनवरी 17 जनवरी 1991, उसी समय ऐसा हुआ। फिर उसके बाद ये क्रम चला है यहाँ तक 2006 में, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर था, तो वो इंडिया आया था हमारे यहाँ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर हमारे यहाँ आया हुआ है भारत, तब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। तो मनमोहन जी भी न्यूक्लियर को लेकर के बहुत सोचते थे, और न्यूक्लियर डील को लेकर के 2008 में उनकी सरकार भी दांव पे लगी थी। और वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया था, बाद में बाकी लोगों ने समर्थन देकर सरकार बनी रही, बट उन्होंने एक रिस्क लिया था, अपनी सरकार ही खत्म कर दिया। एक प्रकार से खत्म हो सकती थी इस न्यूक्लियर डील से। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रकार से वैसी ही सोच रख रहा था जैसे यूरोपीय अमेरिकन खासतौर से कंट्री रखते हैं। तो अमेरिका तो पटरी पे आ गया, हमने 5-6 सालों में सही कर लिया मतलब, लेकिन यूरेनियम देने के लिए वो तैयार नहीं था ऑस्ट्रेलिया। मनमोहन सिंह साहब से काफी मीटिंग्स रही, बातचीत चलती रही, सब कुछ रहा। लास्ट में 2013 आते आते ऐसा लगने लगा था कि अब हमारी डील पक्की हो जाएगी, यूरेनियम मिलेगा। तब तक सरकार बदल गई। 2014 में अगर आपको ठीक से याद हो तो 26 मई 2014 को मोदी साहब गवर्नमेंट में आए थे, और उसके
जस्ट 4-5 महीने बाद नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन में G20 की मीटिंग थी। देखो, इसको बोलते हैं इंटेंसिव एनालिसिस, इसी को बोलते हैं इंटेंसिव एनालिसिस, जो अभी हमने 50% क्वेश्चन जिस पे बेस होते हैं। 20 नवंबर और तारीख तोड़ देते हैं, 20 नवंबर को G20 की मीटिंग शुरू हुई 2014 में ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। मोदी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर उसमें गए और उन्होंने और भी लोगों को ले गए थे, शायद कपिल देव वगैरह भी साथ गए थे उनके। फिलहाल उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से एक प्रकार से डील पक्की कर, मतलब वो ठीक हो गया मामला। यूरेनियम देने का एक प्रकार से मसला जो था वो तय हो गया। और आप बताइए सबसे ज्यादा बुरा किसको लगा होगा? सबसे ज्यादा बुरा किसको लगा? चाइना को, क्योंकि चाइना उसका खरीदार है यूरेनियम, और चाइना कहीं से नहीं चाहेगा कि भारत को ये सब चीजें सुविधा मिले। लेकिन वो सुविधा अपने, हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के केवल मात्र प्रयासों से हुआ, इसके लिए मनमोहन सिंह साहब वर्षों से प्रयास कर रहे थे। जैसे मैंने बोला कि 2013 में ऐसा लगा कि डील पक्की हो जाएगी, सरकार बदली, फिर मोदी साहब आए और हो गया। मतलब ये चीजें हो गई। इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण करके एक प्रकार से ये देश हम पे ये भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम से एनर्जी भी बनती है और यूरेनियम से ही परमाणु बम भी बनता है, तो इसका मिसयूज ना हो। आप समझ गए कि नहीं बात? लेकिन यह भरोसा भारत तो दिला सकता है कि यार हम थोड़ी ना परमाणु बम बनाने के लिए ले रहे हैं, हम परमाणु बम ही बनाते रहेंगे क्या? अरे हमको एनर्जी सेक्टर चलाने, अपने रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम चाहिए। लेकिन भरोसा होते होते जो भी था हो गया। तो एनएसजी जो है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत आज भी नहीं है। लेकिन आपको बड़ी अच्छी बात बता दें कि नहीं रहते हुए भी भारत को सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और यह फैसिलिटी जो है अभी हाल फिलहाल में आए वैश्विक जो हमारे एक प्रकार से बदलाव आए भारत को लेकर के, या संबंध जो हमारे प्रगाढ़ हुए, उसके कारण ऐसा हुआ। मोदी शासन काल में हमारा जो एक प्रकार से फॉरेन पॉलिसी है या वर्ल्ड व्यू में जो हमारा देश का को लेकर के जो नजरिया बना, उसमें एक बड़ा चेंज आया है, इसमें कोई डाउट नहीं। और हम एनएसजी में ना होकर के भी, नॉन सप्लायर ग्रुप में ना होकर, बार बार नान आता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ना होते हुए भी हमें उसके जैसी सुविधा लेने में हमें दिक्कत इसलिए नहीं आती कि बहुत सारे देश हमसे, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो एक आध चाइना पाइना एक आध ही तो देश हैं, आप समझे ना। अब फिर भारत यूरेनियम का क्या करेगा, या मान लो तकनीक का क्या करेगा? अरे सबको अपने लोक कल्याण की चिंता है। बम कौन बनाना चाहता है यार? कौन परमाणु बम बनाना चाहता है? लेकिन कुछ सिरफिरे हैं किम जोंगवा जैसे, जिनको बिना मतलब के बम चाहिए। और कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे इजराइल के पास अगर तकनीकी रूप से दक्ष ना हो तो इजराइल को कब भी लपेट दे, और इजराइल इतना तकनीकी रूप से दक्ष है, किसी को लपेट देता है। तो कभी कभी आप ऐसा समझ के चलें कि दुनिया में अपना अस्तित्व बना रहे, इसके लिए हमें तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ता है। तो भारत उन्हीं देशों में शामिल है। हमने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया कि किसी पे छोड़ना है, हमने इसलिए बनाया है कि हमारे रहेगा तो दूसरा छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा।